जय हिंद साथियों। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक लगता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्राधिकरण या एनजीटी। तो ये टॉपिक पहली बार ही लगा है और उम्मीद है इससे कोई नॉर्मल सा ही क्वेश्चन आएगा और आप भी उस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे इसे पूर्ण रूप से देखने की, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में गलत नहीं करना है। तो शुरू करेंगे हम आज एनजीटी। क्या शुरू करेंगे? एनजीटी जो अच्छा टॉपिक है और मेरे हिसाब से पहली बार जुड़ा है, तो 100% यहाँ से प्रश्न आने की क्या है, संभावना है। तो कुछ लाइनों के साथ मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण डेटा हो तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो ये लाइनें मैंने इसलिए कही है, ये नहीं सोचना कि हम बाद में पढ़ लेंगे, अगली भर्ती में पढ़ लेंगे। एक भर्ती आपके सामने से गई मतलब आपकी जीवन के 5 साल गए। मतलब एक भर्ती एक सरकार बराबर है। कुल मिला के सरकार का कार्यकाल 5 साल होता है, तो भर्ती का कार्यकाल भी आप 5 साल ही मानो। एक भर्ती 5 साल में पूरी होती है और रेयर चांस है कि कोई भर्ती बीच में और आ जाती है। जैसे आप सौभाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो कि आपको दो दो भर्तियां देखने को मिल रही है, एक तो 24 वाली और एक है 25 वाली। बाकी ऐसा कम हुआ है, आप इतिहास उठा के देख लेना, 5 साल से पहले राजस्थान में भर्तियां नहीं मिली है। तो आपको इस अवसर को भुनाना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी कहते हैं इसे। ये कैसी संस्था है? सबसे पहले ये सलाहकारी संस्था है। कैसी संस्था है? ये सलाहकारी संस्था है। ये सरकार को सलाह दे सकती है, सजा नहीं दे सकती, सलाह दे सकती है, सरकार को सिफारिश कर सकती है। लेकिन ये एक प्राधिकरण है, तो संस्था सलाहकारी है, परामर्शकारी है। ठीक है। और इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। कैसी है? दीवानी न्यायालय की शक्तियां इसे प्राप्त है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा ये संस्था कैसी है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इस संस्था का काम क्या है। तो ये पर्यावरण संबंधित जितने भी मामले होते हैं ना, जैसे कहीं वायु प्रदूषण हो रहा है, कहीं जल प्रदूषण हो रहा है, कहीं गैस रिसाव से प्रदूषण हो रहा है, यानी आम जन को कोई समस्या ही हो रही है पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों से, तो उनकी ये आवाज उठाता है कौन? एनजीटी। उनको ये दंड भी देता है कौन? ये एनजीटी। ठीक है। तो ये पर्यावरणीय मामलों में सक्रिय रूप से कार्य करता है। सबसे पहले ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पर्यावरणीय मामले में सक्रिय रूप से क्या करता है? कार्य करता है। यह वायु प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन तक के महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय और दिशा निर्देश समय समय पर जारी करता है। मतलब अगर वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, या अपशिष्ट प्रबंधन यानी कोई कूड़ा कचरा इधर उधर डाल दिया है, इससे आमजन को समस्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उड़ के जा रहा है, तो इन सभी मुद्दों पर ये क्या करता है? निर्णय देता है और दिशा निर्देश देता है, और समय समय पर ये सब ये जारी करता है कौन? एनजीटी। ठीक है। आधार मतलब एनजीटी की स्थापना क्यों हुई? तो इसका आधार क्या है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में गया था। तो रियो डी जेनेरिया में एक सम्मेलन हुआ था, शायद आपने पढ़ा ही होगा, 1992 में। उसमें एक प्रस्ताव लाया गया था। तो उसी प्रस्ताव के को आधार मानते हुए भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना होती है। सीधा क्वेश्चन आएगा, एनजीटी का आधार क्या है? तो रियो डी जेनेरिया का सम्मेलन था 1992 में, जो पर्यावरण संबंधित एक सम्मेलन था, तो इसे आधार माना गया है। ठीक है। आगे देखो, फिर इसकी स्थापना पूछ जाती है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई। तो स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को धारा 3 के तहत। किसकी धारा? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट 2010 है, इसकी धारा 3। ठीक है। इसकी धारा 3 के तहत एनजीटी की क्या होती है? स्थापना होती है। और इस एक्ट में 5 अध्याय और 38 धाराएं हैं। तो आपको महत्वपूर्ण धाराएं ध्यान में रखनी है, सारी धाराएं आपको याद में नहीं रखनी है, और सारी धाराएं किसी को याद रहती भी नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो मेरे हिसाब से वो अच्छा पढ़ने वाला नहीं है, बस वो बेल वाले, वो क्या बोलते हैं, बेल वाली बात है कि बस बोझ ढोते जाओ। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, जो काम की चीजें हमें वही पढ़नी है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट कब बना? 2010 में। इसमें अध्याय कितने हैं पूछ ले? 5 अध्याय और 38 धारा। वो धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई है 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है साथियों। फिर मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ये भी ध्यान में रखना, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी अन्य पीठें कहाँ है दिल्ली के अलावा? एक भोपाल में है, एक पुणे में, एक कोलकाता में और एक चेन्नई में। ये इसकी अन्य पीठें हैं, ये भी आपको ध्यान में।
रखना है। फिर सर्किट बेंच है, यानी सर्किट बेंच है अपने जयपुर में भी, इसलिए जयपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्किट बेंच का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इसकी बेंच शिमला में, एक जयपुर में, एक हैदराबाद में, एक बेंगलोर में, एक लखनऊ में, एक कोच्चि में, एक भुवनेश्वर में, गुवाहाटी में, पोर्ट ब्लेयर में। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। जयपुर आपको स्पेशली याद रखना है। एनजीटी की एक बेंच अपने जयपुर में भी है। जयपुर राजस्थान की क्या है, राजधानी है। फिर देखो इसका उद्देश्य क्या है या कार्य क्या है। कार्य वैसे हमने देख लिया, फिर भी देख लो। पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना, यानी पर्यावरण, वन या अन्य प्राकृतिक संसाधन है उनसे जुड़ा कोई मामला है तो उन्हें प्रभावी और जल्दी से उसका क्या करता है, निपटारा करता है। कौन, ये एनजीटी निपटारा करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। इसके काफी जजमेंट भी है, ये भी आपको हम अभी आगे देखेंगे, थोड़ा आपको ध्यान में रखना। कुल मिला के 6 महीने में मामले को रफा दफा कर देता है, निपटा देता है। ठीक है साथियों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में बना एनजीटी, फिर न्यूजीलैंड में। तो कुल मिला के भारत विश्व का तीसरा देश है एनजीटी की स्थापना करने वाला। ठीक है, तो भारत विश्व का कौन सा देश है, तीसरा देश है। विश्व में कौन सा वो आपको याद नहीं रखना है, भारत का स्थान तीसरा है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है, तीसरा देश कौन सा है, भारत है। एक बार वो देख लो वापस, एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, ये पर्यावरणीय मामलों में सक्रिय रूप से कार्य करता है। वायु प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन तक के महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय और दिशा निर्देश टाइम से जारी करता है। इसके स्थापना का आधार क्या है, रियो डी जेनेरिया में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रस्ताव लिया गया, उसका पालन करते हुए भारत में एनजीटी की स्थापना होती है। फिर इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 इसके राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट 2010 के धारा 3 के तहत होती है। इस एक्ट में 5 अध्याय और 38 धाराएं हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, अन्य पीठें पूछ ले भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। फिर सर्किट बेंच पूछ ले शिमला, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, कोच्चि, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर। इसका उद्देश्य क्या पूछ ले, पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों का प्रभावी और शीघ्र क्या करना, निपटान करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इसकी स्थापना करने वाला तीसरा देश कौन सा है, भारत है। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव इस के तहत नहीं आते, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एनजीटी के दायरे से बाहर है। ठीक है, हमने प्राकृतिक पढ़ा, यूं नहीं आप वन्य जीवों को जोड़ दो। तो वन्य जीव एक्ट है या वन्य जीव है वो एनजीटी के दायरे में नहीं आते। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अपशिष्ट, ये सारी चीजें आती है, लेकिन ये नहीं आता है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वन्य जीव इस एक्ट के तहत नहीं आते हैं या इस एक्ट के अधीन नहीं आते हैं। आगे देखो, एनजीटी का आदेश क्या होता है, अंतिम होता है। अगर एनजीटी ने पर्यावरण से संबंधित कोई आदेश दे दिया तो इसका आदेश क्या होता है, अंतिम होता है। इसे किसी छोटे न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती इसकी, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के अंदर, जैसे एनजीटी ने कोई आदेश दिया है, ये एक प्राधिकरण है, इसने कोई आदेश दिया, इसने कोई जजमेंट दिया, तो आप इसको हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हो। इसे सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। किसमें, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में। उच्च न्यायालय में नहीं, उच्चतम न्यायालय में आप इसे चुनौती दे सकते हो, वो भी 90 दिनों के अंदर। अगर 90 दिनों के अंदर आपने चुनौती नहीं दी तो फिर आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एनजीटी एक्ट 2010, एनजीटी एक्ट कब बना, 2010, वही है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण एक्ट। एनजीटी एक्ट 2010 की धारा 22 के अनुसार 90 दिन की समय सीमा है, यानी 90 दिन के भीतर आप इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, जिससे सुप्रीम कोर्ट विशेष परिस्थितियों में बढ़ा सकता है। अगर कोई परिस्थिति विशेष है तो इसे सुप्रीम कोर्ट बढ़ा सकता है, वरना नहीं बढ़ाएगा। किसे, इस 90 दिन को। ठीक है साथियों, तो एनजीटी का आदेश अंतिम होता है। इसकी सिर्फ अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है पूछ ले, दिल्ली में। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी। ठीक है, फिर दंड, अगर एनजीटी के आदेश की पालना नहीं करते हैं तो इसे 3 साल की सजा हो सकती है। कितने साल की, 3 साल की, 3 साल ध्यान में रखना है। और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई कंपनी प्रदूषण फैला रही है, मतलब जैसे जल प्रदूषित कर रही है फैक्ट्रियों के तहत, तो एनजीटी उसके मालिक को 3 साल की सजा या फिर 10 करोड़ का क्या लगा सकती है, जुर्माना लगा सकती है। ये तो न्यूनतम है। ठीक है, फिर देखो, एक आलमबाग केमिकल केस में एनजीटी ने 25 करोड़ का पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। मतलब आलमबाग एक केमिकल कंपनी थी आलमबाग में, इस केस में एनजीटी ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है इसका, मतलब है जो भी कंपनी वहां थी उस पर। तो ये आलमबाग केस आपको ध्यान में रखना है। और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना करी थी कि एनजीटी तुमने बहुत शानदार काम किया है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, आलमबाग केमिकल केस, इसमें 25 करोड़ का जुर्माना लगाया किसने, एनजीटी ने। फिर अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता है, यानी अध्यक्ष कौन बनेगा, सदस्य कौन बनेगा, इसका उल्लेख धारा
5 में है। किसमें? धारा 5 में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अध्यक्ष कौन बनेगा नहीं बनेगा, अधिकतर ये न्यायाधीश ही बनते हैं, तो ज्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो धारा 5 में क्या है, योग्यता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें सदस्य कितने हो सकते हैं? एक तो अध्यक्ष है, 10 न्यायिक सदस्य है और 10 विशेषज्ञ सदस्य है। ठीक है, ये न्यूनतम सदस्य है और कम से कम भाई ये 10 नहीं हो तो न्यूनतम 2 सदस्य तो होने ही चाहिए इसमें। ठीक है, न्यायिक में भी 2 अनिवार्य है ये तो। ठीक है साथियों, और विशेषज्ञ 10 सदस्य न्यूनतम है। ठीक है, अधिकतम कितने भी कर सकते हैं लेकिन प्रावधान 10-10 का है। तो पहला अध्यक्ष पूछ ले, तो पहले अध्यक्ष थे इसके लोकेश्वर सिंह पांता। कौन थे? लोकेश्वर सिंह पांता एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले तो प्रकाश श्री वास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्री वास्तव इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसके भी विशेषज्ञ सदस्य भी है, एक अफरोज अहमद है और एक डॉक्टर प्रशांत भार्गव या भर्गव ऐसे कुछ है, ये भी है। तो आपको अध्यक्ष तक का ध्यान में रखना है, नया टॉपिक है और उम्मीद है ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर इसका कार्यकाल, एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल का उल्लेख धारा 7 में मिलता है। किसमें मिलता है? धारा 7 में कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। कार्यकाल 5 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है, वापस इन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसकी नियुक्ति कौन करती है? नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन नियुक्ति में एक चयन समिति होती है। क्या होती है? एक चयन समिति होती है जिसकी सिफारिश पर किया जाता है और इस समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? न्यायाधीश होता है। यानी सदस्यों का चयन एक चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? न्यायाधीश होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने आज एनजीटी पढ़ा। फिर इसकी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धाराएं आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखनी, 4-5 धाराएं हैं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे परिचय के लिए मैंने पूरी लिख ली है, तो एक बार देखो वापस। ये पर्यावरण मामले में, पर्यावरण संबंधी मामले में सक्रिय रूप से कार्य करता है। वायु प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन तक के महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय और दिशा निर्देश जारी करता है। भारत में स्थापना रियो डी जेनेरिया 1992 में सम्मेलन हुआ, उस प्रस्ताव का पालन करते हुए इसकी स्थापना हुई। स्थापना 18 अक्टूबर 2010, एनजीटी 2010 के एक्ट के धारा 3 के तहत। ठीक है, इसमें 5 अध्याय 38 धाराएं हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, अन्य पीठे भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। सर्किट बेंच है शिमला, जयपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, कोची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर इसकी सर्किट बेंच है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एनजीटी के दायरे में नहीं आता, इसलिए ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। एनजीटी का आदेश अंतिम होता है, इसे केवल 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, धारा 22 के तहत। और 90 दिन की समय सीमा अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कोई विशेष परिस्थिति है तो वो बढ़ा सकता है, वरना नहीं बढ़ती है। ठीक है, अगर एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं होती है तो 3 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। आलमबाग केस था जिसपे 25 करोड़ का जुर्माना लगाया, यानी पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आदेश दिया किसने? इसने, एनजीटी ने। और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या करी? प्रशंसा करी। अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं धारा 5 में है। किसमें? धारा 5। सदस्य 1 + 10 होना चाहिए, न्यूनतम 2 सदस्य अनिवार्य है, विशेषज्ञ 10। फर्स्ट अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पांता, वर्तमान प्रकाश श्रीवास्तव। कार्यकाल धारा 7, 5 साल या 17 वर्ष जो भी पहले हो पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ठीक है, और वो भी एक चयन समिति की सिफारिश पर, जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है। ठीक है साथियों, ये हमने पढ़ा आज एनजीटी। और एनजीटी की अब कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं, इन एक्टों का थोड़ा ध्यान में रखना है। इसे मिलाने वाला क्वेश्चन आ जाएगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1981, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, जैव विविधता एक्ट 2002, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपील प्राधिकरण 1987। ये हो गया अब क्या? निरस्त हो गया। क्या हो गया? ये अब निरस्त हो गया। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो ये जो हमने एक्ट पढ़े हैं, एक्ट से मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, मिलान वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो ये भी हो जाते हैं सारे एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये एक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन के माध्यम से ये आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन देखने से पहले हम इसकी एक बार धाराएं सरसरी नजर से देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा। तो धाराएं इसमें कितनी है? 38 है। कितनी है? 38 धाराएं, 5 अध्याय है। पहला अध्याय है प्रारंभ यानी शुरू। पहली धारा में संक्षिप्त नाम है और प्रारंभ है। दूसरी धारा में परिभाषाएं है, पर्यावरण क्या है, शक्ति क्या है, प्रदूषण क्या है। ठीक है, दूसरा अध्याय है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना। इसमें धारा 3 में ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण,
धारा 4 में ट्रिब्यूनल की संरचना है, यानी अध्यक्ष, सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। हमने पढ़ा ना 1+10+10 वो वाला। धारा 5 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या है, योग्यताएं। धारा 6 में नियुक्ति की प्रक्रिया है। 7 में कार्यकाल है, इंपॉर्टेंट है, धारा 7 ध्यान में रखना। धारा 7 इंपॉर्टेंट, कार्यकाल पूछा जा सकता है। धारा 8 में अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा है। धारा 9 में हटाने की प्रक्रिया है। धारा 10 में सेवा शर्तें हैं, इंपॉर्टेंट है। धारा 10 भी, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। धारा 11 में रिक्तियों को भरना। धारा 12 में ट्रिब्यूनल के कर्मचारी। धारा 13 वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां। धारा अध्याय 3 आ गया ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार और शक्तियां। धारा 14 इसमें आती है नागरिक मामलों में अधिकार, सीधी सुनवाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्वतः संज्ञान भी ले सकता है और नागरिकों के मामले में आप सीधा ही ये खुद संज्ञान ले सकता है और आप सीधा एनजीटी में कंप्लेन कर सकते हो, यानी सीधी सुनवाई करता है। ये पूछ ले एनजीटी सीधी सुनवाई किस धारा के तहत करता है, धारा 14 के तहत, इसलिए इंपॉर्टेंट है। धारा 15 राहत, मुआवजा और बहाली, पर्यावरण की क्षति के लिए ये मुआवजा, बहाली या राहत की घोषणा कर सकता है, किसके तहत, धारा 15 के तहत। जैसे आलमबाग केस था ना, उसमें 25 करोड़ का जुर्माना लगाया इसी धारा के तहत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। धारा 16 भी इंपॉर्टेंट है, अपील क्षेत्राधिकार, यानी बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, कहाँ नहीं की जा सकती है, तो बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील कहीं नहीं की जा सकती, इसमें की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जरूर की जा सकती है, ध्यान रखना, वो धारा 22 के तहत है, ठीक है। 17 ट्रिब्यूनल के आदेशों का प्रभाव। धारा 18 आवेदन में अपील दायर करने की प्रक्रिया और समय सीमा। अब धारा 19 फिर इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया और शक्तियां, पूछ ले इसकी शक्तियों का उल्लेख किस धारा में, इसकी शक्तियां क्या क्या है, तो वो धारा 19 में। धारा 19 इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी प्रक्रिया और शक्तियां, एनजीटी की शक्तियां किस में, धारा 19 में। धारा 20 भी इंपॉर्टेंट है, सतत विकास, एहतियाती और प्रदूषण भुगतान सिद्धांत लागू करना, ये क्या है, क्वेश्चन से कवर हो जाएगा आपके, ठीक है। धारा 20 भी इंपॉर्टेंट है। धारा 21 बहुमत द्वारा निर्णय लेना। धारा 22 सुप्रीम कोर्ट में अपील, ये हमने पढ़ा था, ये हो गया इंपॉर्टेंट। धारा 23 में लागत है। धारा 24 में जमा राशि का उपभोग है। धारा 25 आदेशों का निष्पादन और अध्याय 4 में दंड है, जिसमें धारा 26 आदेशों का पालन न करने पर दंड मिलता है, जिसे जेल या जुर्माना हो सकता है, और जेल 3 साल, जुर्माना कम से कम कितना करोड़, कमेंट करना आप। धारा 27 कंपनी द्वारा किया गया अपराध। धारा 28 सरकारी विभागों द्वारा किया गया अपराध। अध्याय 5 विविध, इसमें धारा 29 अधिकार क्षेत्र का संरक्षण। धारा 30 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 31 नियम बनाने की प्रक्रिया। 32 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। धारा 33 अधिनियम का अधिभवी प्रभाव। अभी आपको इतना अंदर नहीं जाना, मैं तो ऐसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक, सद्भाव में की गई कार्यों का संरक्षण। 36 में सीमा अधिनियम। 37 में अनुसूची। 38 में निरसन और बचत। तो ये धाराएं इसलिए बताइए, अभी पहली बार टॉपिक लगा है, और जो मैंने धाराएं इंपॉर्टेंट बोली है, आप 1-2 बार और सुन लेना इस वीडियो को, तो वो धाराएं आपको याद में रखनी। अब हम इसके थोड़े प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न मेरे हिसाब से आज ही देख लेते हैं, नहीं तो फिर कल देखेंगे, तो 2 वीडियो बन जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो स्पीड से हम देखेंगे, सीधा उत्तर लगाऊंगा मैं, और आपको मन में सोचना है आप कितने सही और कितने गलत हैं, ठीक है साथियों। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, बताओ कौन से अधिनियम के तहत, अधिनियम 2010, एनजीटी 2010 हमने पढ़ा था। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। एनजीटी निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रतिस्थापित किया गया, बताओ। धारा इसमें क्या, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, क्या है इसमें, ऑप्शन बी है, क्या है, ऑप्शन बी। पहले ये था, इसकी जगह क्या है, एनजीटी, एनईईए की जगह एनजीटी आ गया, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। फिर एनजीटी की एक पीठ में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं, एक पीठ में, जो विशेषज्ञ न्यायिक हमने अलग अलग पढ़ा ना, 1+10+10, तो 2-2 सदस्य अनिवार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बी, ठीक है। एनजीटी के चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय या केंद्र सरकार सीजेआई की सलाह पर कौन करती है, केंद्र सरकार सीजेआई की सलाह पर एनजीटी की क्या करती है, नियुक्ति करती है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य के पास कम से कम कितने वर्षों का अनुभव आवश्यक है, 10 सदस्य जो विशेषज्ञ होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, बताओ, 10 साल, 15 साल या 20 साल, तो उसके पास 15 साल का अनुभव होना जरूरी है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत मामले नहीं सुन सकता, एनजीटी किस अधिनियम के तहत मामले नहीं सुन सकता, जल अधिनियम के सुनता है, वायु अधिनियम के सुनता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नहीं सुनता, मैंने जोर देके बताया था, इंपॉर्टेंट लगाया था, पर्यावरण संरक्षण के सुनता है। तो ये मिलान वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है।
अगर देखो एनजीटी की अधिकारिता में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शामिल है, पहले तो पूछा नहीं, अब कौन सा शामिल है। देखो वन अधिकार अधिनियम ये तो नहीं है, जैव विविधता अधिनियम ये शामिल है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आपदा प्रबंधन नहीं है, तटीय विनियमन नहीं है। अगला एनजीटी के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है बताओ, 90 में सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, वो भी 90 दिनों के भीतर। क्वेश्चन 10, एनजीटी निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं रखता, दस्तावेज मंगाने की शक्ति, अवमानना पर कार्यवाही करना, व्यक्ति को कारावास की सजा देना, क्षतिपूर्ति का आदेश देना। बताओ एनजीटी की कौन सी शक्ति नहीं है, कारावास की सजा देना, ये इसकी शक्ति नहीं है, क्योंकि ये कैसा न्यायालय है, ये कैसी शक्ति है इसके पास, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन 11, पर्यावरण क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस मामले में एनजीटी द्वारा प्रबलता से प्रयोग किया गया। बताओ पर्यावरण क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस मामले में, आलमबाग केमिकल केस में, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, एलजी पॉलीमर्स विशाखापट्टनम गैस रिसाव मामले में एनजीटी ने क्या निर्णय दिया। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव हुआ, उसमें क्या निर्णय दिया इन्होंने, स्वतः संज्ञान लिया और भारी मुआवजा लगाया। यानी संज्ञान लिया खुद इन्होंने, 100 प्रेरित देने, और उस पर क्या लगाया, मुआवजा लगाया भारी सा। अगला, हिमालयन देवदार मामले में एनजीटी ने किस केस पर रोक लगाई। बताओ हिमालयन देवदार मामले में तो अवैध वृक्षों की कटाई पर भी इन्होंने रोक लगाई। तो एनजीटी पर्यावरण के मामले में काम करता है, और इसका क्वेश्चन मुझे लगता है करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो करंट के क्वेश्चन भी हम कर लेंगे बाद में। फिलहाल कई ये केस है करंट का ही है, और ये भी पूछा जा सकता है और करंट का भी पूछा जा सकता है। एनजीटी की एक प्रमुख सीमा क्या है बताओ, इसकी सीमा क्या है, ये केवल सलाहकारी है, इसके आदेश केवल केंद्र सरकार पर बाध्यकारी है, वन्य जीव संरक्षण इसके दायरे में नहीं आते हैं, ये इसकी सीमा है। जो 1972 वाला एक्ट है ना, वो इसके दायरे में नहीं आता। एनजीटी के आदेशों के पालने में प्रमुख बाधा क्या है, यानी आदेशों की पालना में प्रमुख बाधा क्या है, राज्य सरकारों का असहयोग, ऐसी का हस्तक्षेप, केंद्र सरकार का विरोध, अधिनियम का अभाव। प्रमुख बाधा है राज्य सरकारों का असहयोग, राज्य सरकार हेल्प नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एनजीटी की मुख्य पीठों में शामिल है। बताओ हमने पीठें पढ़ी थी ना, एक अपने जयपुर में भी है पीठ, है क्या, नहीं है, बेच है क्या जयपुर में, बेच है। तो पीठ कौन सी नहीं है, लखनऊ नहीं, भोपाल पुणे कोलकाता है, लेकिन कौन सी नहीं है, ये नहीं है लखनऊ। ठीक है। एनजीटी की सर्किट बेंच कहाँ स्थित नहीं, आगे सर्किट बेंच वाला शिमला में है क्या, शिमला में है, जयपुर में है, लेकिन गांधीनगर में इनकी सर्किट बेंच नहीं है। अगला क्वेश्चन, एनजीटी के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है। बताओ 90 दिनों के भीतर। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो धारा 22 की तहत इसे थोड़ा बढ़ा भी सकता है। एनजीटी के आदेशों के खिलाफ अपील से पूर्व क्या करना अनिवार्य, यानी अगर एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील करनी है तो क्या कोई है शर्त, कोई शर्त नहीं है, कोई पूर्व शर्त नहीं है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताओ, सीधा क्वेश्चन है, लोकेश्वर पांता, लोकेश्वर या लोकेश कुमार पांता सही नाम है ना। 21, एनजीटी का पहला मुख्य विशेषज्ञ सदस्य कौन थे बताओ, पहले विशेषज्ञ सदस्य। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर भी इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका होगा RS भट्ट। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो RS भट्ट तो आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि पहले विशेषज्ञ सदस्य थे। अब आप कमेंट करके बताना मुझे एनजीटी का पहला न्यायिक सदस्य कौन था। भाई 2 तरह के सदस्य होते हैं ना, एक तो विशेषज्ञ होते हैं 10, और 10 होते हैं कौन से, न्यायिक। तो आप मुझे बताना न्यायिक सदस्य कौन था पहला, ये आप कमेंट करना, और ये आप ध्यान में रखना RS भट्ट को पहला है, पूछ लिया, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों का संयोजन एनजीटी को किस प्रकार अन्य प्राधिकरणों से अलग बनाता है। बताओ, पढ़ो आप ऑप्शन, उत्तर दो सीधे। ये तकनीकी और कानूनी दोनों पहलों पर निर्णय लेता है, इसलिए अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एनजीटी के निर्णयों का आधार है। तो प्रदूषण भुगतान का सिद्धांत एनजीटी के निर्णयों का क्या है, आधार है। प्रदूषण किया तो उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वाद एनजीटी में नहीं सुना जा सकता बताओ, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट है, सुना जा सकता है। दिल्ली का वायु प्रदूषण सुना जा सकता है। किसानों का सूखे से पीड़ित होना, ये नहीं सुना जा सकता। ठीक है। कोल इंडिया का खनन उल्लंघन, ये भी सुना जा सकता है। कुल मिलाकर जिससे पर्यावरण प्रभावित हो वो एनजीटी मामले देखती है। एनजीटी अधिनियम की धारा 14 किससे संबंधित है बताओ, हमने बताया और मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा है। अपील प्रक्रिया, अधिकारिता, सदस्यों की नियुक्ति, दंड का प्रावधान। तो धारा 14 में क्या है, अधिकारिता। क्वेश्चन 26, एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 15 किससे संबंधित है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट कहा था। बताओ, अपील की प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति और पुनर्स्थापन का आदेश देने की शक्ति,
सदस्य की योग्यताएं, अधिकरण की स्थापना। तो सही उत्तर बताओ 26 में बी सत्तीकरण और पुनर्स्थापन का आदेश देने की शक्ति है धारा 26 के तहत। क्वेश्चन 27 एनजीटी के किस निर्णय के विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय क्या क्या कर सकता है? एनजीटी के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय क्या क्या कर सकता है? बताओ, ऑप्शन पढ़ो। केवल कानूनी प्रश्नों पर विचार कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एनजीटी के निर्णयों का आधार नहीं? इंपॉर्टेंट है। तो इनके निर्णय हैं 3। कौन से 3 निर्णय है? लेकिन एक नहीं है। बताओ। प्रदूषण भुगतान का सिद्धांत है एनजीटी का। एहतियाती का सिद्धांत भी है। सतत विकास का सिद्धांत है। पश्च दृष्टि का सिद्धांत नहीं है। तो सही उत्तर हो गया डी। ये 3 सिद्धांत ध्यान में रखना। ये पूछा जा सकता है कि एनजीटी के निर्णयों का आधार कौन कौन सा सिद्धांत है या कौन कौन सा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 यदि एनजीटी का कोई सदस्य अपने पद की शपथ लेने से पूर्व त्याग पत्र देता है तो क्या होगा? यानी एनजीटी का किसी को सदस्य बनाया, उसने शपथ नहीं ली और त्याग पत्र दे दिया तो क्या होगा? बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या है? ऐसी स्थिति में रिक्ति नहीं मानी जाएगी, यानी ऐसे वेकेंट में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो तो था ही नहीं। अगला क्वेश्चन, वायु अधिनियम 1981 के तहत एनजीटी किस प्रकार के मामलों पर विचार कर सकता है? बताओ। वायु प्रदूषण के सभी यानी वाहन, उद्योग, निर्माण आदि मामलों में ये विचार कर सकता है। 31 एनजीटी के आदेश की अवमानना का मामला किस न्यायालय में जाता है? बताओ, किस मामले में जाता है? 31 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। बताओ, सीधा उत्तर है एनजीटी के आदेश की अवमानना का मामला किस न्यायालय में जाता है? बताओ। तो उच्चतम न्यायालय में। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मामला एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः बाहर है, यानी एनजीटी के अधिकार में नहीं आता? बताओ तो। तटीय विनियमन क्षेत्र का उल्लंघन, ई कचरा प्रबंधन का उल्लंघन, वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध शिकार, ये इसके क्षेत्र में नहीं आता है, हमने पढ़ा था। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। एनजीटी के चेयरपर्सन का कार्यकाल कितना होता है? बताओ। 5 साल। कितना होता है? 5 साल। एनजीटी के किस निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने क्रांतिकारी बताया? तो आलमबाग केमिकल केस मैंने बताया ना, उसकी सराहना करी तो इसको क्रांतिकारी बताया। ये इंपॉर्टेंट निर्णय है, थोड़ा ध्यान में रखना। हो सके तो आलमबाग केस को आप एक बार सर्च करके देख लेना। 35 एनजीटी में विशेषज्ञ सदस्यों की अनिवार्य संख्या कितनी है? बताओ। विशेषज्ञ 10 सदस्य होने चाहिए। 10 सदस्य विशेषज्ञ और 10 सदस्य वो न्यायिक, लेकिन 2 सदस्य तो कम से कम होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 एहतियाती सिद्धांत के तहत एनजीटी क्या कर सकता है? बताओ। पूर्ण प्रमाण मिलने पर कार्यवाही, प्रदूषण की आशंका होने पर कार्यवाही। तो प्रदूषण की आशंका भी होगी तो भी ये क्या कर सकता है? कार्यवाही कर सकता है। नहीं, एहतियात बरत लो, पहले कहते हैं ना, तो इसलिए एहतियाती का सिद्धांत ये कहता है अगर आपको लग रहा है पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, यानी प्रदूषण हो सकता है, तो आप इस सिद्धांत की पालना करनी अनिवार्य है। यानी इस सिद्धांत के तहत प्रदूषण की आशंका होने से पहले ये क्या करता है? कार्यवाही। निम्नलिखित में से किस राज्य में एनसीटी की सर्किट बेंच नहीं? बताओ। हिमाचल में है क्या? आप बताओ। है। राजस्थान में है क्या? है ना, जयपुर में। उत्तराखंड में नहीं है, तेलंगाना में है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एनजीटी के आदेशों का क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो अधिकतम क्या हो सकता है? अधिकतम क्या हो सकता है? 3 वर्ष का कारावास या 3 वर्ष का कारावास में 10 करोड़ का जुर्माना। क्या हो सकता है? 3 वर्ष का कारावास भी हो सकता है और 10 करोड़ का क्या हो सकता है? जुर्माना भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 एनजीटी की स्थापना के समय किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्तावों को ध्यान में रखा गया? बताओ। तो रियो डी जेनेरिया, इसके तहत स्थापना हुई है, आपको ध्यान है। अगला 40वां, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति एनजीटी के पास नहीं है? एनजीटी के पास कौन सी शक्ति नहीं है? दस्तावेज पेश करने का आदेश देना कह सकता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना नहीं कर सकती, शपथ पर साक्ष्य देना, अंतरिम आदेश पारित करना, लेकिन यह नहीं है, गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके बाद सिर्फ दीवानी मामले की शक्ति प्राप्त है, इसे सिर्फ दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है साथियों, आज हमने एनजीटी पढ़ा, तो थोड़ा हमने आज ऐसे ही देखा कि टॉपिक ऐसा ही है ये, और मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ क्योंकि एसआई का एग्जाम अभी था 2 दिन, उसमें ड्यूटी थी। और एसआई का पेपर आप देखना, जीके का पेपर अच्छा आया है। अगर जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में, तो वो क्वेश्चन आप जरूर देखना, और हम कोशिश करेंगे इंडियन पॉलिटी के करीब करीब सारे टॉपिक करने की। पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको समाहित करते हुए और उनके लेवल पे हम पढ़ेंगे, और जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा। किसी ने मुझे आयोग के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो मैंने ये सारे बना दिए। बाकी मेरा प्लान नहीं था कि इंडियन पॉलिटी का कुछ करूं, लेकिन फिर भी कोई ना, आपको फायदा मिलेगा। आप आराम से देखना, कम पढ़ना, आपको अच्छा पढ़ना, बार बार पढ़ना है, बिना डरे पढ़ना है, और कॉन्फिडेंस जरूर रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, कहते हैं ना, मन के हारे हार है
मन के जीते जीत। तो मन में आपको जीत माननी है। अगर आप मन में जीत मानोगे तभी आप सफल हो जाओगे, क्योंकि पहले जीत दिमाग में होती है। कोई भी हम निर्माण करते हैं ना, उसका निर्माण पहले कहाँ होता है? अपने दिमाग में होता है, फिर धरातल पर होता है। जैसे ताजमहल, ताजमहल बना है ना, ताजमहल जमीन में बनने से पहले किसी के दिमाग में बना था, तब वो जमीन पे बना। तो आप पहले सफल अपने दिमाग से हो जाओ, फिर आप रियल में सफल हो जाओगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।